अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है दियत एंड इट्स वैल्यू। पीपीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दियत एंड इट्स वैल्यू। आज हम दियत के बारे में समझेंगे कि दियत क्या है। सेक्शन नंबर 330 और 331 इसका रेलेवेंट प्रोविज़न है। अब देखें, जो दियत है, दियत की तकसीम किस तरीके से होती है, दियत कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, सेक्शन नंबर 308 जो बताता है हमें कत्ले अमद की पनिशमेंट, वहाँ पर आपको दियत मिलेगा। फिर उसके बाद आप चले जाएं सेक्शन 323 जो है हमारे पास कत्ले बिस सबब, उसकी पनिशमेंट में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 316 कत्ले शिबी अमद में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद कत्ले ख़ता की सूरत में। अब जो हमारे पास ये दियत है, इसको हम लिटरली मीनिंग में कहते हैं ब्लड मनी, खून बहा। क्या कहते हैं? खून बहा। ठीक है। अब जो हमारे पास ये दियत है ना, ये जो अर्श की पनिशमेंट है, अर्श दियत के साथ एसोसिएटेड है। अर्श दियत के साथ किस तरीके से एसोसिएटेड है? अब जो अर्श है, अर्श इज एसोसिएटेड विथ दियत। हमें जब हम अर्श पे जाएंगे तो अर्श की पनिशमेंट में हमें क्या मिलेगा कि फिक्स बट डिपेंडेंट अपॉन दियत। क्या? अर्श फिक्स है लेकिन डिपेंड करती है किस पे? डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दियत। अब जो अर्श है, ये अर्श तो आपने ये समझना है कि ये अर्श क्या है? फिक्स है। ठीक है, बट इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन वैल्यू ऑफ दियत। ठीक है। अब जो दियत है ना, इसको आपने कुछ इस तरीके से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, फिर उसके बाद हम इसकी देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू। अब जो दियत की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है? 30,630 ग्राम सिल्वर। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि 30,630 ग्राम सिल्वर तो है, बट एवरी 1 जुलाई पे, जो कि आपका बैंकिंग डे होता है, उस डेट पर ये जो सिल्वर की पेमेंट है ये चेंज हो जाती है। चेंज किस तरीके से होती है? मिसाल के तौर पे अभी फॉर एग्जांपल के अभी मेरे ख्याल से इसकी अमाउंट जाके बनेगी 30,630 ग्राम सिल्वर की कोई 42 से 43 लाख रुपए। अब हर 1 जुलाई पे क्या होगा? इसकी अमाउंट में चेंजिंग आ जाएगी, इसके अमाउंट में तब्दीली आएंगी। तो फिर इसलिए लॉ ने ये कहा कि हर 1 जुलाई के बाद जो है, जैसे इसकी अमाउंट चेंज होगी, फिर उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नो लिमिट। रेमन डेविस केस देख लें, या और भी हमारे पास ऐसे केस लॉज हमें मिल जाएंगे कि इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अब जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है तो फिर क्या होगा? डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ विक्टिम एंड अक्यूज्ड। ये डिपेंड किस पर करता है? अपॉन फाइनेंशियल कंडीशन पे। किसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे? बोथ पार्टीज की फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 330 को जब आप रीड आउट करेंगे तो वो हमें बताता है डिसबर्समेंट ऑफ दियत के बारे में। 330 ने क्या बताया? डिसबर्समेंट ऑफ दियत के बारे में, कि दियत को तकसीम किस तरीके से किया जाएगा। और इसी सेक्शन के अंडर ही लिखा हुआ है, क्या बात लिखी है इसी सेक्शन के अंडर? कि अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, अपॉन प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, कि जो विरासत के प्रिंसिपल्स हैं उस पर ये डिपेंड करता है।
अब इसके अंदर आप कुछ इस तरीके से एग्जांपल लीजिए कि हमारे पास एक मिस्टर एक्स है, हमारे पास एक मिस्टर एक्स है जिसने मर्डर किया वाई का, और वाई के दो बेटे हैं, एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी। अब बी क्या कहता है कि मैं अपने वालिद की जो दियत है, दियत अमाउंट नहीं लेता, दियत अमाउंट अपने वालिद की नहीं लेता। तो क्या मिस्टर ए को पूरी की पूरी दियत मिलेगी? किस तरीके से? अब मिस्टर एक्स को जो दियत अमाउंट है वो कितनी है? फॉर एग्जांपल 30 लैक्स, ठीक है, जिसमें से जाहिर सी बात है 15 लाख जो है मिस्टर ए के थे, 15 लाख मिस्टर बी के थे। जब मिस्टर बी ने उसको माफ़ कर दिया, मिस्टर बी ने कहा कि मैंने दियत नहीं लेनी, मैंने दियत नहीं लेनी, तो अब मिस्टर ए को क्या 30 लाख मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, बल्कि मिस्टर ए को कितने मिलेंगे? 15 लाख, जो कि उसकी अमाउंट पहले ही बन रही थी, उतनी ही अमाउंट उसको मिलेगी, उसको पूरे के पूरे 30 लाख नहीं मिलेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 331 को जब आप पढ़ेंगे तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है पेमेंट ऑफ दियत, पेमेंट ऑफ दियत के बारे में सेक्शन 331 ने डिस्कस किया। अब पेमेंट ऑफ दियत के बारे में वो कुछ यूँ कहता है, द दियत मे बी मेड पेएबल इन द लम सम और इन इंस्टॉलमेंट, के जो दियत है वो जो है पेमेंट किस सूरत में होगी? या तो लमसम होगी या तो इंस्टॉलमेंट में हो सकती है। जाहिर सी बात है, जब अगर कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर वो इंस्टॉलमेंट में देगा, अगर वो शख्स अफोर्ड कर सकता है तो फिर वो किस सूरत में देगा? वो जो है लमसम अमाउंट में दे सकता है। अब ये जो लमसम अमाउंट है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर दी जाएगी? तो जो लमसम अमाउंट है वो दी जाएगी फॉर द टाइम पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड कितना होगा? इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड होगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स। अब आप कहेंगे कि क्या 5 ईयर्स वो जब से केस चला या जब से उसने मर्डर किया? बिल्कुल नहीं। जब कोर्ट ने जजमेंट पास की, जब कोर्ट ने क्या की? जब कोर्ट ने उसकी जजमेंट पास कर दी कि भाई अब आज मैं जजमेंट पास करता हूं, तो उस दिन से, जजमेंट के दिन से लेके 5 साल तक का टाइम पीरियड है, उन 5 सालों के अंदर अंदर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा सकता है। उसके बाद वेयर द कन्विक्ट फेल्स टू पे दियत। अब जाहिर सी बात है, वेयर देयर इज़ जनरल रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन। अब जब ये 5 साल पूरे हो गए और वो जो है अपनी अमाउंट पे नहीं कर सका तो क्या होगा? तो उसने कुछ यूँ कहा, देयर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 1 टू कन्विक्ट मे बी केप्ट इन जेल ऑन डेल्थ with the same manner if sentenced simple imprisonment until the diyat is paid fully or may be released if furnished security for surety। फिर उसके बाद रिलीज और पेरोल में भी प्रिस्क्राइब बाय रूल। अब कह रहा है कि जाहिर सी बात है, जब उसको बताया गया कि भाई आपने इस टाइम पीरियड के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी दियत अमाउंट पे करनी है, ठीक है। अब जब वो दियत अमाउंट उसने पे नहीं की और टाइम पीरियड लैप्स हो गया, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट डायरेक्शन देगी कि इसको आप अरेस्ट कर दें, इसको आप जो है जेल के अंदर रख लें। जब उसको जेल में रखा जाएगा तो वो अपनी श्योरिटी भी जमा करवाएगा और साथ ही साथ वो अपनी दियत अमाउंट भी देगा। जब वो दियत अमाउंट अपनी दे देगा, उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसको फिर क्या कर दिया जाएगा? उसको फिर रिलीज़ कर दिया जाएगा। वेयर द कन्विक्ट डाइज बिफोर द पेमेंट ऑफ दियत और एनी देयर ऑफ इट शैल बी रिकवर्ड बाय इट्स हिज स्टेट। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि इसकी कोई बातें मत कीजिए। देखें, मैंने आपको 10 दफ़ा कहा है कि ड्यूरिंग क्लास बातें नहीं, क्योंकि जब आप बातें करते हैं जाहिर सी बात है मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी जो है डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हम कह रहे थे कि अगर वो शख्स खुद से मर जाए, दियत का टाइम पीरियड था, अब जो दियत का टाइम पीरियड था उसने क्या किया? उसने दियत नहीं दी, उसने दियत नहीं दी, या फिर वो मर गया। अब जब ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वो मर जाता है तो फिर उसके मरने के बाद उसके जो लीगल हेयर्स है वो उसकी दियत पे करेंगे। ये हमें बताया सेक्शन नंबर 330 ने और 331 ने। अक्सर कन्फ्यूजन थी कि दियत की अमाउंट कितनी है, दियत की वैल्यू कितनी है, और इसके साथ रेलेवेंट प्रोविज़न कौन कौन से डिस्कस करते हैं। तो आज हमने सिंपली ये डिस्कस किया। थैंक यू, डेट्स ऑल।